Yes, student, we are starting our today lecture and आज के लेक्चर में हम बच्चों क्लास टेंथ चैप्टर नेम इज करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसका पहले तो बेसिक करेंगे हम। बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से स्टार्ट हुई पहले हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों अब तक आपने क्लास 9 तक आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े हुए हैं उसमें एक बेसिक चैप्टर था ग्रेविटेशन, राइट। ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने बेसिकली क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स क्या होता था? टू हेवनली बॉडीज, हेवनली कितनी जो प्लैनेट्स के साइज की होती हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। वो फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और उसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r² होती है। ये किसके लिए वैलिड होती है? वैलिड फॉर हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज के लिए ही ये फोर्सेस वैलिड हैं। अब अगर मैं बात करूं हमारे डेली लाइफ की, अगर हियर इज अ गर्ल, यहां पर एक हियर इज अ गर्ल, यहाँ एक गर्ल बैठी है। हमने क्या किया? एक कॉम्ब को इसके हेयर में रब किया। जब हमने कॉम्ब को हेयर में रब किया तो क्या होता है बच्चों? ये कॉम्ब स्टार्ट अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। ये छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को कॉम्ब क्या करने लग जाता है? अट्रैक्ट करने लग जाता है। इट मीन्स कॉम्ब और स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है जिसकी वजह से ये कॉम्ब इस स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। अब तक तो आपने एक ही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ी थी, है ना? एक ही फोर्स पढ़ी थी, वो थी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन वो वैलिड किसके लिए थी? हेवनली बॉडीज यानी प्लैनेट्स के साइज की। लेकिन अब ये तो इनका मास तो बहुत स्मॉल है। इट मींस यहां पर कॉम्ब और जो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर में फोर्सेस लग रही हैं, यानी बहुत लाइट मास के अंदर जो फोर्सेस लग रही हैं, तो उस ये अलग कैटेगरी होगी फोर्सेस की। अब इन तरह की फोर्सेस को डिफाइन करने के लिए वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म। लाइक बच्चों, जैसे ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस की वजह से लगती है, उसी तरह यहां पर जो फोर्सेस लग रही हैं उनका वो किसकी वजह से लग रही है उसके लिए हमने एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करी, दैट इज कॉल्ड चार्ज। हम ये कह देते हैं बच्चों, अगर ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं इट मींस दे आर चार्ज। ठीक है, ऑन रबिंग, अगर ये रब किया हमने कॉम को ईयर्स के साथ तो इट मींस ये कॉम क्या हो गया? चार्ज हो गया। अगर चार्ज हो गया तो इसके ये स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गया। यानी अब हम नए टर्म के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज। चार्ज को हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी वो मैंने आपको बता दिया बच्चों। चार्ज जो स्मॉल बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से होती है उसको हम चार्ज बोलते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है जिसकी वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाद में देखा गया ऐसी फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी होती हैं जो स्मॉल मास पार्टिकल के बीच में लगती हैं। तो चार्ज को हमने डिफाइन किया, व्हाट इज चार्ज? चार्ज को बेसिकली हम लिखते हैं, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, इसको डिफाइन नहीं हम करते। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच two bodies either attract each other और रिपेल ईच अदर। यानी चार्ज क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से दो बॉडीज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करती हैं या फिर रिपेल करती हैं।
क्लियर। आपने इसको ऐसे ही याद करना है। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या फिर रिपेल करती हैं। इसके बाद लिखेंगे बच्चों एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारे पास कूलम। कूलम यानी इट इज रिप्रेजेंटेड विद सिंबल सी। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम होती है। चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है इसको बोलते हैं स्टैट कूलम। एस सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। इसको एक नाम और भी देते हैं बच्चों, ई एस यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये जो हमारी स्टैट कूलम होती है बच्चों, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है। दिस इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये चार्ज की सबसे छोटी यूनिट होती है। 1 कूलम का स्टैट कूलम के साथ क्या रिलेशन होता है? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। यस बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब आप कहोगे सबसे स्मॉलेस्ट अगर स्टैट कूलम है तो सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है चार्ज की? वो भी आप लिख सकते हो, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे। 1 फैराडे किसके इक्वल होता है? 96500 कूलम। इसको इसकी आपको जरूरत नहीं है, वैसे आप लिख लो नॉलेज के लिए। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। क्लियर बच्चों। एक बात और याद रखना बच्चों, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है हमारे पास वो होती है स्केलर क्वांटिटी, यानी चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती। चार्ज की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो क्वांटिटी स्केलर होती है उसको हम अलजेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद लिखेंगे टाइप्स। चार्ज की जो टाइप्स होती हैं वो दो होती हैं बच्चों, एक होती है पॉजिटिव चार्ज और एक होती है नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम नाम देते हैं बच्चों प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज को नाम देते हैं हम इलेक्ट्रॉन। एक बात बच्चों याद रखनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू दैट इज प्लस माइनस ई। प्लस ई भी हो सकती है, माइनस ई भी हो सकती है। क्लियर है बच्चों। प्रोटॉन को अगर हमने डिनोट करना है, प्रोटॉन पर चार्ज लिखना है तो प्लस ई लिखेंगे मिनिमम, अगर इलेक्ट्रॉन पर लिखना है तो माइनस ई लिखेंगे। ये चार्ज की मिनिमम वैल्यू होती है। प्रोटॉन पर कितनी होती है? प्लस ई। इलेक्ट्रॉन पर कितनी होती है? माइनस ई। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। अब इस ई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। आगे बच्चों हम बात करते हैं, आपने एटम के बारे में पढ़ा हुआ है बच्चों। एटम के पास क्या कुछ होता है? एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या कुछ होता है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। क्लियर। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब बच्चों जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इस पर नो चार्ज, और जो प्रोटॉन्स होते हैं इन पर पॉजिटिव चार्ज। इसके आसपास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, हम ऐसे ही बना लेते हैं अभी। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके पास कौन सा चार्ज होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज। क्लियर। अगर मैं बात करूं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों, यस, अगर मैं बात करूं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? तो माइनस ई।
ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन, अगर मैं 1 प्रोटॉन की बात करूं तो उस पर चार्ज जो होता है वो होता है प्लस ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यस बच्चों, यहां तक आपको कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद अगर मैं बच्चों बात करूं, जो हमारे पास कोई भी एटम की बात कर लो, अगर मैं सबसे पहले एटम की बात करता हूं हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। ये आपको सभी को पता है, एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर हीलियम का क्या होता है 4 होता है। बच्चों आपको ये चीज तो पता ही होगी, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, atomic number is equal to number of protons is equal to number of electrons। कितना एटॉमिक नंबर होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एंड जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर। अब बच्चों इस चीज को आपने याद रखना है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करता हूं हीलियम की, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 ही प्रोटॉन हैं। क्लियर। ये एटॉमिक नंबर होता है, ये मास नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना है 2 हीलियम का, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हीलियम के पास कितने होंगे 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हीलियम के पास कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो टोटल चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है -e। चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हो जाएगा -2e। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होगा उतना हीलियम के पास नेगेटिव चार्ज होगा। हेंस टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन हीलियम एटम कितना होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज -2e। सिमिलरली चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन कितना होता है बच्चों +e। हीलियम के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो +2e। तो मैं ये लिख लेता हूं यहां पर, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन कितना +e, चार्ज ऑन 2 प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा +2e। हेंस टोटल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन की वजह से एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन हीलियम एटम, यस बच्चों, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा +2e। +2e आ गया हमारे पास टोटल पॉजिटिव चार्ज, -2e आ गया हमारे पास टोटल नेगेटिव चार्ज। तो नेट चार्ज ऑन हीलियम एटम कितना होगा बच्चों, नेट चार्ज ऑन हीलियम एटम, अगर मैं नेट चार्ज ऑन हीलियम एटम की बात करूं तो +2e -2e इट इज इक्वल टू 0, यानी टोटल चार्ज ऑन हीलियम एटम इज इक्वल टू 0। अगर मैं बात करूं, एग्जांपल है लिथियम की, यस बच्चों लिथियम को करते हैं हम। लिथियम में इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 3। अब तुम्हें पता है जो एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हीलियम के पास कितने, लिथियम के पास कितने हैं 3, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिथियम के पास कितने हैं 3। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है बच्चों -e, 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज हो जाएगा -3e। तो मैं टोटल पॉजिटिव
नेगेटिव चार्ज ऑन हीलियम लिथियम एटम लिख लूं, कितना होगा टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन लिथियम एटम? -3 बच्चों। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन लिथियम एटम कितना हो जाएगा? +3e। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पर नेट चार्ज 0। क्लियर है आपको सभी को? यानी लिथियम पर भी नेट चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। अगर मैं बात करूं लिथियम के बाद बेरिलियम की, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 8। लिथियम के पास कितना एटॉमिक नंबर है? 4। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन। तो टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन बेरिलियम एटम, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा? -4 ही। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन बेरिलियम एटम +4 ही। तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बोरोन की एग्जांपल ले लेते हैं। बोरोन के पास कितना एटॉमिक नंबर है? 5। जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस इस पर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा ऑन बोरोन एटम? यस, -5e। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन बोरोन एटम +5e। तो नेट कितना हो गया? 0। बच्चों आपको कुछ समझ आ रहा है? यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि हमारे पास हर एक एटम पर टोटल चार्ज 0 आ रहा है। अगर हमसे पॉजिटिव पूछे तो नेगेटिव पूछे तो वो अलग, वो वैल्यू तो है, लेकिन नेट चार्ज क्या है? हमेशा एटम पर 0। यानी हम आज ये कह सकते हैं नेट चार्ज ऑन ईच एटम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं किसी मॉलिक्यूल की, एटम के बाद मैं मॉलिक्यूल पर आ जाता हूं। लेट अस सपोज मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है। अगर मैं इस वाटर मॉलिक्यूल पर टोटल पॉजिटिव चार्ज बताना चाहता हूं एंड टोटल नेगेटिव चार्ज बताना चाहता हूं, तो बताओ सबसे पहले टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन H2O वाटर मॉलिक्यूल। यस बच्चों, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? 1। 2 हाइड्रोजन के एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हैं। यस बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन H2 है ना, इसलिए एक के पास 1 होता है तो 2 के पास 2 हो गए। और 8 किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ गया वाटर मॉलिक्यूल पर? -10e। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया वाटर मॉलिक्यूल पर? +10e। इट मींस नेट चार्ज कितना आ गया वाटर मॉलिक्यूल पर? 0। यानी वाटर मॉलिक्यूल पर भी नेट चार्ज 0 है। इसी तरह एक एग्जांपल आप और कर सकते हो CO2 की। आप CO2 पर नेट चार्ज पता करके देखो बच्चों। CO2 पर अगर मैं CO2 की बात करूं, CO2 में टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आएगा बच्चों? कार्बन के पास 6 होता है, 6e। ऑक्सीजन के पास 8 होता है, 8 इंटू 2 16e। तो ये बन गया 22e। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन CO2 +22e। तो नेट कितना आ गया? 0। बच्चों अब आपको ये चीज पता लग गई कि चाहे कोई एटम हो, चाहे कोई मॉलिक्यूल हो, उस पर हमेशा नेट चार्ज 0 ही होगा। किसी भी एटम और मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज क्या होगा बच्चों? 0 होगा। अब अगर एटम और मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज 0 है तो उस पर चार्ज आता कैसे है, हम उसको पढ़ते हैं। आगे लिखो, हमारा टॉपिक है नेक्स्ट इसके अंदर न्यूट्रल बॉडी वर्सेस चार्ज्ड बॉडी, दोनों में क्या डिफरेंस है।
सबसे पहले तो हम बच्चों बात करते हैं न्यूट्रल बॉडी। देखो न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है, पहली बात तो हमारे पास हर एक एटम और हर एक मॉलिक्यूल के पास चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज कितना होता है, जीरो। अब वो जीरो क्यों हुआ? क्योंकि हर एक एटम और मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज जीरो क्यों हुआ? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, total number of protons are equal to total number of electrons। प्रोटॉन्स जितने होते हैं एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हर एक एटम एंड हर एक मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। हर एक मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज कितना होता है, जीरो। अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो नेट चार्ज क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। अगर नेट चार्ज जीरो है तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी क्यों बनी? क्योंकि जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी व्हाट इज न्यूट्रल बॉडी? न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहां पर हम लिख सकते हैं बच्चों, व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट डाउन न्यूट्रल बॉडी, अ बॉडी विल बी न्यूट्रल व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स inside it is exactly equal to number of electrons। अगर किसी एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, न्यूट्रल बॉडी। तो अगर मैं चार्ज बॉडी की बात करूं, अब तो आपको समझ आ गया होगा चार्ज बॉडी क्या होती है बच्चों। चार्ज बॉडी क्या होती है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स does not equal to total number of electrons, अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ना हो तो इसको हम बच्चों क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड चार्ज्ड बॉडी। इसको हम चार्ज्ड बॉडी बोल देते हैं। अब चार्ज्ड बॉडी में चार्ज कैसे आएगा, जब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, राइट। अगर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन अनइक्वल होंगे तो बॉडी पर नेट चार्ज आ जाएगा। उसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो समझो, हम अज्यूम कर लेते हैं एक मेरे पास कोई एटम है, वैसे ही मान लेते हैं उसके पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो प्रोटॉन है, एज इट इज वैसे ही हमने माना है, जस्ट अज्यूम किया है। दो प्रोटॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। अगर यहां से मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन को अनइक्वल करना है तो मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता हूं। अगर यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया बच्चों, अब इस एटम के अंदर क्या बच गया, दो पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव ने नेगेटिव को खत्म कर दिया, नेट चार्ज क्या बच गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स अगर आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर कोई एटम कुछ इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी ड्यू टू loss of electrons,
कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब बनती है? जब वो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करती है। क्लियर है? यहां पर हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, ये कब होता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये कब होता है? व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बच्चों फिर इसकी द्वारा फिर एग्जांपल कंसीडर करता हूं, ये मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड कर देता हूं तो क्या होगा? अब 3 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो हमारे पास यहां पर बैलेंस करेंगे तो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज बच जाएगा बच्चों। बताओ, अगर मैं यहां पर बैलेंस करूं तो एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। यानी अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया इसके अंदर, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को, दो पॉजिटिव चार्ज थे दो नेगेटिव चार्ज थे, अब मैंने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, नेट चार्ज कितना आ गया? 1 नेगेटिव। इट मींस अगर मैं इलेक्ट्रॉन बॉडी गेन कर रही है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। यानी नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के गेन करने से बॉडी क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दिस इज कॉल्ड चार्ज्ड बॉडी। बच्चों आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है और एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो मास किस बॉडी का ज्यादा होगा? गेन करने वाली का होगा या लॉस करने वाली का होगा? तो मास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का ज्यादा होगा या नेगेटिवली चार्ज बॉडी का ज्यादा होगा? बच्चों नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज आपने याद करनी है बहुत अच्छे ढंग से। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वहां इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं बच्चों। ऑब्वियसली किसके पास बढ़ रहे हैं? जो गेन कर रहा है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। यानी नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं नोट डाल के, मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी is greater than positively charged body, positively charged body। क्लियर? अब बच्चों इसके बाद हम कर रहे हैं नेक्स्ट। यहां तक देखो आपको सारा क्लियर है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं चार्ज ऑन बॉडी। बॉडी पर चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी। देखो बच्चों, जो बॉडी पर चार्ज होता है वो कब आता है और कैसे आता है? सिंपल सी बात है, अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करता है तो उस पर चार्ज आता है। क्लियर? मान लो अगर मेरे पास एक एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उस पर चार्ज कितना आ गया? 1 प्रोटॉन, 1 पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? प्लस ई। अगर मैं यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो बच्चों तो यहां पर कितना आ जाएगा? प्लस 2ई। अगर मैं यहां से 3 इलेक्ट्रॉन, कोई एटम है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, अगर मैंने 3 निकाल दिए तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा? प्लस 3। अगर 4 निकाल दिए तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा? प्लस 4। इट मींस
जो बॉडी पर चार्ज होगा, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो +1e, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो +2e, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो +3e, अप टू सोन। यानी ये इसको मैं बोल सकता हूं Ne, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। क्लियर यहां तक? इसी तरह अगर मैं बात करूं कि एटम इलेक्ट्रॉन, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो चार्ज कितना आता है 1 नेगेटिव। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो 2 नेगेटिव। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो 3 नेगेटिव। यानी Q इज इक्वल टू -1e इफ बॉडी गेन 1 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे -2e, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे -3 अप टू सोन। ये n क्या है? नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन। यहां क्या आ जाएगा -n, यहां n क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन। तो एटम पर या बॉडी पर चार्ज कितना हो सकता है? किसी भी बॉडी पर चार्ज Q इज इक्वल टू +-ne। +ne कब यूज करना है बच्चों? +ne कब यूज करना है? व्हेन बॉडी लॉस इलेक्ट्रॉन्स। -ne कब यूज करना है? व्हेन बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन्स। यस बच्चों, यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलिए आगे। यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज हो सकता है वो कितना हो सकता है? +-ne। +ne will use when body loss electrons, -ne will use when body gain electrons, right? Now we are doing some questions on the base of this charge on a body. फर्स्ट क्वेश्चन इज, अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन कॉम्स, अ पर्सन कॉम्स हिज हेयर, पर्सन कॉम्स हिज हेयर ऑन अ ड्राई डे। द कॉम्ब causes 10^22 electrons to leave the person here and stick to the comb. Calculate charge on comb. Calculate charge on comb. अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन कैसे करना है। पर्सन कॉम्स हिज हेयर ऑन अ ड्राई डे, कॉम्ब कॉजेज 10^22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सन हेयर। पर्सन, अगर कॉम्ब को हम हेयर में रब करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हेयर से लीव करते हैं? हेयर से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 10^22। किसके साथ स्टिक कर गए? कॉम्ब के साथ। चार्ज ऑन कॉम्ब, जहां कॉम्ब पर चार्ज चले गए, इलेक्ट्रॉन चले गए। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस पर चार्ज कौन सा होता है? माइनस चार्ज होता है। ये आपको पता लग गया कि कॉम्ब पर चार्ज कितना आएगा? माइनस का आएगा। वो आपने एंड में लिख देना, उसको कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करना बच्चों। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास? Q इज इक्वल टू Ne बच्चों। यस। अब हमें n गिवन है। n कितना गिवन है? 10^22। n की वैल्यू मैंने पुट कर ली 10^20। e की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10^-90। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बच्चों आ जाएगा 1.6 इंटू 10^3 कूलम। तो ये हमारे पास क्या आ गया? चार्ज ऑन अ कॉम्ब। अगर कॉम पर चार्ज होगा तो ऑब्वियसली कॉम गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो इसको नेगेटिवली चार्ज, आप इसको गेन भी लिख सकते हो, चाहे यहां पर इसको नेगेटिव भी लिख सकते हो। नेगेटिव मींस कॉम गेन इलेक्ट्रॉन्स, या फिर अगर आपने नेगेटिव नहीं लिखना तो कॉम गेन इलेक्ट्रॉन दिस, बस आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो।
यस बच्चों, यहां तक आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, अगला एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के साथ साथ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। अ बॉडी हैज अ total a body has a total a body has a total negative charge of -6.4 10 की पावर -18 कूलम। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स inside the body। फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द बॉडी। अब हमने क्या निकालना है, एन कैलकुलेट करना है बच्चों। हमें क्या दिया हुआ है, चार्ज कितना, -6.4 इंटू 10 की पावर -8। किसी बॉडी के पास इतना नेगेटिव चार्ज है, मैंने नेगेटिव का मतलब आपको बताया है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमने एन निकालना है। तो क्यू का फॉर्मूला होता है एन ई। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो -NE यूज कर लो। क्यू की वैल्यू कितनी है, -6.4 10 की पावर -8। आप बटा माइनस, इनको माइनस प्लस को आप यहाँ निग्लेक्ट कर सकते हो, आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। एन ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19। तो एन कितना आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, 40। यानी 40 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होंगे तो इतना चार्ज आ जाएगा। एक बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई का क्लास 10th का फेवरेट क्वेश्चन है ये। सीबीएसई में अगर बात करूं क्लास 10th के अंदर, ये 2015 में भी 13 में भी, मतलब काफी 3-4 साल लगातार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट number of electrons in 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमने बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में क्लास 10th में काफी बार पूछा गया है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी यहां पर हमने बच्चों को क्या करना है, एन निकालना है। क्यू कितना दिया हुआ है, 1 कूलम दिया हुआ है। आपके पास फॉर्मूला कितना होता है, एन ई होता है। हमेशा क्यू इज इक्वल टू प्लस एन ही वाला यूज किया करो फॉर्मूला। क्यू की वैल्यू कितनी है, 1। एन हमने कैलकुलेट करना है, ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो एन कितना आ जाएगा, 1/1.6 10 की पावर -19। ठीक है, अगर जब आप इसको डिवाइड करते हो तो बच्चों ये आता है कुछ 0.625 इंटू 10 की पावर 19। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यानी अगर 1 कूलम चार्ज होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। आप इसको याद कर लो कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 10 की पावर 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बॉडी पर चार्ज 1 कूलम कब आएगा, जब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यानी 1 कूलम चार्ज एक बहुत बड़ा चार्ज होता है बच्चों। अगर 1 कूलम चार्ज एक बहुत बड़ा चार्ज है, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पड़ेंगे, आपको पता लगे ना 10 की पावर 18 का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा चार्ज ट्रांसफर होगा तो जाकर 1 कूलम चार्ज आएगा। इसीलिए बच्चों जो चार्ज होता है वो हमें ज्यादातर माइक्रो कूलम में दिया होता है, नैनो कूलम में दिया होता है, पिको कूलम में दिया होता है। इसीलिए हमें बच्चों चार्ज किस में दिया होता है, माइक्रो, नैनो, पिको कूलम में दिया होता है।
माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, नैनो का मतलब 10⁻⁻9, पिको आई थिंक 10⁻12 होता है शायद, एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पहली यूनिट बता दी मैंने, अगर माइक्रो में पूछेगा तो 10⁻⁻6 लिख देना, अगर नैनो में पूछेगा 10⁻⁻9 लिख देना, अगर पिको पूछेगा तो 10⁻12 लिख देना। यस बच्चों, यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक हुआ खत्म। कल हम बच्चों स्टार्ट करेंगे चार्ज का ही एक लेक्चर मैं और लगाऊंगा, चार्ज का कुछ और बेसिक करवाऊंगा कि चार्ज को कैसे हम बॉडी पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है, और यानी कैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक मैंने ये करवाना है, और मैंने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज करवानी है कल। इसके बाद हमारे पास उससे अगले लेक्चर में हम करंट स्टार्ट करेंगे, करंट एंड पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे, राइट? ओके बच्चों, थैंक्स, टेक केयर, बाय।